Hello everyone, welcome to my channel. आज का वीडियो is a little bit different from my other videos. As I have already told you that I am for descriptive writing in RBI Grade B, I am preparing a fodder material for descriptive for all three subjects, ESI, Finance and Management, so that when I have to write an answer, I have a set of topics and some points related to it that I can include in my answer. So today I'm just going to show a little bit of highlight that how I create my notes for fodder material. And uh, so I was reading it and I thought ki I understand the topics much better if I am teaching someone. So I just thought to make a video out of it, like I will teach you how to write answer of this question, how I am going to write, and if you get help from it, I would be really grateful. Okay, so the question is from the Telegram channel and I have no copyright on it. Okay, so let us first read the question. The question is, in the context of Amrit Kal, critically examine the significance of the informal economy in India's aspiration to become a developed nation by 2047. Highlight the challenges associated with integrating the informal sector into the formal economy and suggest measures to harness its full potential for sustainable development. जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, हमें इनफॉर्मल इकोनॉमी के रिगार्डिंग बात करनी है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और हमें अपना आंसर रिवॉल्व करना है अमृतकाल के अराउंड, लाइक अमृतकाल जो अभी चल रहा है हमारा, एंड अ विज़न ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047 जब हमारे इंडिपेंडेंस को 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे. नाउ इसमें हमें उसका देखो, सबसे पहले व्हाट आई डू इज़ कि मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मुझे आंसर राइटिंग में अपना 3 कंपोनेंट तैयार करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूज़न. जनरली क्या होता है कि हम कंक्लूज़न को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज कि लास्ट में हम, जैसे मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या होता था कि कंक्लूज़न लास्ट में लिखना होता है, एंड देन वहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स नहीं बचते हैं बहुत कि सब तो बॉडी में लिख दिया, इंट्रो में लिख दिया, तो कंक्लूज़न ऐसे ही बस हम खींच के किसी तरह लिख देते थे. बट जितना मैंने सीखा है एंड जितना मैंने एनालाइज़ किया है, जैसे मैं भी अगर कोई आंसर पढ़ती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ जैसे अपना कंटेंट निकालने के लिए, एंड उसका कंक्लूज़न अगर एक इम्पैक्टफुल होता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कुछ तो बात है, एंड एक हाई नोट पे होना चाहिए, हाई नोट पे एंड पॉजिटिव नोट पे किसी भी आंसर का. मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे बहुत मेहनत करी है, एंड मैंने इसलिए यूपीएससी के आंसर्स भी देखे हैं, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है दैट कंक्लूजन शुड बी ऑन अ हाई नोट, मतलब आप ऊपर एकदम हाई नोट पे ले जाके तब एंड करें. पॉजिटिव नोट होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए कंक्लूजन. ये हो गया कंक्लूजन का बात. ओके, नाउ अब इंट्रो और बॉडी का देखते हैं. तो इसमें मैंने देखा कि मुझे क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी है. मुझे अमृतकाल एड्रेस करना है, मुझे सिग्निफिकेंस बताना है इनफॉर्मल इकोनॉमी का, देन मुझे चैलेंजेस बताने हैं कि उसको हम फॉर्मल सेक्टर में क्यों इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन मुझे मेजर्स बताने हैं. तो ये 3 जो मेजर चीज़ मुझे एड्रेस करना है, ये तीनों बॉडी में जाएंगे. देखो इसका इंट्रो कैसे आएगा. इंट्रो में सबसे पहले मैं डेवलप्ड नेशन बताऊंगी, मतलब जो विज़न है हमारा, मैं उसके बारे में जनरल बताऊंगी. हमें ये दिखाना होता है इंट्रो में कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा क्यों, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कहाँ से ये टॉपिक आया. तो हमें इंट्रो में हमेशा कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि जो इंट्रो मतलब क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस दिखाए. तो उस वजह से देन मैंने ये थोड़ा डाटा यहाँ पर निकाला था कि इनफॉर्मल सेक्टर जो एम्प्लॉय करता है अप्रॉक्स 109 मिलियन वर्कर्स, एंड ये जीबीए में कंट्रीब्यूशन करता है 15.4 लाख करोड़ का. तो ये मैं डाटा इसमें डालूंगी. देन हमारा 2-3 सेंटेंस सिग्निफिकेंस का, बहुत ही जनरल. सिग्निफिकेंस का भी सेंटेंस हमें बाद में अच्छे से ब्रॉडली लिखना है, तो यहाँ पर जनरल, इनको जनरल सेंटेंस, वो कनेक्टिंग सेंटेंसेस होते हैं वो. देन हमारा आ जा, ये मैं देखो, अब ये मैं लिखूंगी ना, तो ये मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया है. मुझे अगर मान लो एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन इनफॉर्मल सेक्टर से या फिर डेवलप नेशन से फंस जाता है, तो मेरे दिमाग में मतलब एक वो रहेगा सेगमेंट पूरा कि मुझे ऐसे ऐसे ये चीज़ें डालनी है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए. बिकॉज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ना एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितना मैंने आरबीआई ग्रेड बी के पर्सपेक्टिव से देखा है, एंड हमें टाइप करना होता है. तो हम ऐसे नहीं हम फ्लो चार्ट बना के दिखा दें या फिर हम मैप बना दें या फिर हम टेबल बना के दिखा दें. वी हैव टू राइट इट ओनली,
वी हैव टू टाइप एवरीथिंग। सो उस वजह से चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट बॉडी पे आते हैं। बॉडी पे सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस को आंसर करेंगे। सिग्निफिकेंस इसका वही फिर कि एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ये डाटा मैं यहाँ पर भी डाल सकती हूँ, यहाँ पर भी डाल सकती हूँ। एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर फिर मैं अगर लिखूँगी तो फिर मैं इसको जनरल बताऊँगी, डाटा नहीं डालूँगी, लेकिन जनरल फिर बताऊँगी। देन उसके बाद इनकम में कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की। बहुत सारे हैविली मतलब लोग डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर, तो वो देन रूरल इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा ये बूस्ट देता है, बिकॉज रूरल इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी होता है। जैसे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उनका, जैसे मान लो दुकानें हो गई छोटी छोटी, या फिर जो लोग ठेले लगाते हैं, वो सब इनफॉर्मल सेक्टर में ही आता है, और रूरल इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है। देन हमारा थर्ड हो गया रेजिलियंस ड्यूरिंग डाउन टर्न। ये मतलब जैसे मान लो कोई बिग ग्लोबल क्राइसिस आता है तो उसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी एक रेजिलियंस पैदा करता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाईली इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होती है ये सेक्टर, इस वजह से इसमें रेजिलियंस होता है। ये स्टिल एक अच्छा काम कर सकता है लोगों को, मतलब सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। देखो ये तो हो गया कि मैं क्या लिखूँगी। अब मैं अगर एक तरह से बताऊँ मैं इन टॉपिक्स पर पहुँची कैसे, हाउ आई फाउंड दोज टॉपिक्स, मेरे दिमाग में कैसे आए। सो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था आंसर राइटिंग के लिए। उसमें उन्होंने बताया था एक टेक्निक कि जैसे आप किसी भी आंसर में कैसे अनलिमिटेड डायमेंशंस जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे उन्होंने टेक्निक्स बताए थे। देयर वॉज वन कॉल्ड, मतलब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, देयर वॉज वन कॉल्ड स्टेपल टेक्निक। देन दूसरा था स्टेक होल्डर टेक्निक्स। देन टाइम टेक्निक था, टाइम फ्रेम। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने टेक्निक्स बताए थे। मैंने यहाँ पर यूज़ किया है स्टेक होल्डर टेक्निक का। स्टेक होल्डर में क्या होता है कि अगर कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी उठाया, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले हमारा जो लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं वो आ जाते हैं। देन इकोनॉमी एज अ जनरल आ जाती है। देन तीसरा गवर्नमेंट आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसको रेगुलेट करना है नहीं करना है वो सब चीज़ पे ध्यान देना रहता है, तो गवर्नमेंट आ जाता है इस तरह से। और इंटरनेशनल भी स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। अब उसको देख लो आपको उसमें आता है या नहीं आता है टॉपिक में। तो वहाँ से मैंने उठाया कि जो लोग हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको इनकम मिलता है। देन इकोनॉमी में पूरा ये सब कन्वर्ट करता है, तो रूरल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इसका होता है। देन मैंने चौथा उठाया कि इंटरनेशनली होता है, तो रेजिलियंस मतलब इंटरनेशनल अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं तो ये हमें रेजिलियंस देता है। तो इस तरह से मैंने इसके डायमेंशन जनरेट किए। ये मुझे बहुत सारे आंसर्स में हेल्प करते हैं टेक्निक। तो यही तरीका हो गया। देन हमारे आगे चैलेंजेस। चैलेंजेस में भी आप स्टेक होल्डर ही उठा लो। जैसे स्टेक होल्डर मान लो, सबसे पहले हमारा आ गया हाईली अनस्ट्रक्चर। जो मैंने देखा था गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर होता है, तो गवर्नमेंट को रेगुलेट करने में बहुत दिक्कत आती है इसको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है। कहीं भी डाटा नहीं है, कहीं भी कुछ फॉर्मली लिखा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी फॉर्मली लिखा नहीं है, तो कोई भी किसी भी तरह का सोशल प्रोटेक्शन वो नहीं मिलता है वर्कर्स को। तो इस वजह से हाईली स्ट्रक्चर्ड है। इस वजह से सेकंड पॉइंट ये हमारा आ जाता है कि डिफ़िकल्ट होती है रेगुलेटिंग में। ठीक है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करने में बहुत डिफिकल्ट होती है, इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मेरा थर्ड पॉइंट ये आ गया कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। वर्कर्स को किसी भी तरह का सोशल सेफ्टी नेट नहीं मिलता है। देन उनको मतलब कई बार एक्सप्लोरेशन हो जाता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी उसी में होता है, क्योंकि किसी भी तरह का डाटा फॉर्मली तो लिखा है नहीं कि आप कितने पे इसको काम पे रख रहे हैं, तो उनको जब मन करता है वो वैसे करते हैं। देन उनसे रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कमी होती है काम की, सो लोग जो माइग्रेट नहीं कर सकते हैं वो वहाँ पर ही काम ढूंढते हैं। एंड देन वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है काम की, काम कम है, तो देन वो मतलब अपने हिसाब से प्राइस देते हैं। देन उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। देखो इसमें एक चीज़ थी इसमें कि इंटीग्रेटिंग इनफॉर्मल सेक्टर इनटू द फॉर्मल, तो मतलब लोगों को ये नहीं पता है कि हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम कैसे, अगर मैं कोई भी बिजनेस अपना इनफॉर्मली चला रहा हूँ, उसको मैं फॉर्मल सेक्टर में कैसे ले जा सकता हूँ, इस बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज कहीं भी लिखा नहीं है, कभी पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, गवर्नमेंट भी इस बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है, सो अवेयरनेस नहीं है। देन इससे टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारा चौथा गवर्नमेंट था हमारा। नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग एक और ये मिल गया कि टैक्स इवेजन होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में कोई डाटा नहीं है, कोई इनकम का आपका वो नहीं है, मतलब कहीं भी हाँ थ्रेशोल्ड नहीं है कुछ, तो आप कितनी भी इनकम दिखाओ फिर उसमें से आप कमी दिखाओगे, एंड देन टैक्स इवेजन होगा, जिससे गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू का लॉस होता है।
सो दीज आर द चैलेंजेस। ये हमारा हो गया। देन हमारा थर्ड चीज़ था मेजर्स हमें बताने हैं। मेजर्स में भी आप सेम स्टेक होल्डर अप्रोच लगा लो। इसमें देखो मेजर्स में अब हमें फॉर्मलाइजेशन अगर करना है, सबसे पहले तो वो फॉर्मलाइजेशन करने का मतलब है कि हमें उससे एक गवर्नमेंट के परव्यू के अंदर लाना है। तो हमें जो प्रोसेस है फॉर्मलाइजेशन मतलब आप कहीं पर जाकर रजिस्टर करो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इतने लोग को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मैं ये रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे तो आप फॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट को वो थोड़ा ईजी कर देना चाहिए, सिंपल कर देना चाहिए, बिकॉज ताकि जो इलिटरेट लोग भी हैं उनको भी वो समझ में आए। तो पहला तो ये करो। देन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होने चाहिए कि मतलब वही आ गया कि फॉर्म फिलिंग जो इतनी ढेर सारी होती हैं वो सब कम करें, बिकॉज इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत ही ऐसे लोग काम करते हैं जो इलिटरेट है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है। तो उस वजह से जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो थोड़ा ईजी होना चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, जो भी हमारे लोग मतलब इनफॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हैं उनको भी सोशल सेफ्टी मिलनी चाहिए। सोशल सेफ्टी में क्या चाहता है, हेल्थ होनी चाहिए, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। देन उनको एजुकेशन में नया एक्सपेक्ट हम ये डाल सकते हैं कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी मिलनी चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट स्कूलिंग एजुकेशन कि ठीक है उनके बच्चों को स्कूल भेज दिया, मिड डे मील दे दी, नहीं। यू हैव टू गिव देम फाइनेंशियल लिटरेसी कि हाँ मतलब मैं ये लोन ले सकता हूँ, मैं ये इंश्योरेंस अवेल कर सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट की ये स्कीम अवेल कर सकता हूँ। ये सब उनको बताना चाहिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, बिकॉज देखो फॉर्मलाइजेशन अगर हम करेंगे, मान लो किसी का कोई छोटा, मान लो कोई घर में अपने कुछ मशीन लगा के कुछ बनाता था, मान लो कि आटा चक्की का था उसका काम, वो घर में ही चक्की लगा के आटा पीसता था। नाउ वो अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है, इनफॉर्मल से वो फॉर्मल में जाना चाहता है, अच्छे से रजिस्टर करके एक ब्रांड बनाना चाहता है। तो उसमें उसको ही हैज़ टू सेटअप अ बिग फैक्ट्री। देखो वो फैक्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गांव में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ताकि वहाँ पर वो अच्छे से अपना बिजनेस सेटअप कर सके, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सके। इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट भी डाल दो, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट तो एक चीज़ है कि आप कहीं भी डाल दो, किसी भी टॉपिक में डाल दो, यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट इट। हेल्थ एंड एजुकेशन लोगों को दो। देन स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का स्किल, ताकि वो मान लो कोई इनफॉर्मल इकोनॉमी में है एंड देन फॉर्मल में शिफ्ट होने के लिए, मान लो वो पूरा बिजनेस ले जा रहा है, वो खुद एम्प्लॉयमेंट चाहता है फॉर्मल में, तो स्किल डेवलपमेंट हमें देनी चाहिए लोगों को, बिकॉज बहुत सारे ऐसे फॉर्मल के हमारे एरियाज हैं जहाँ पर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्किल डेवलपमेंट करो ताकि लोग ईजिली मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकें। देन फाइनेंशियल सर्विसेज दो लोगों को, वही हो गया कि उन्हें बताओ ये स्कीम है, आप इस तरह से इंश्योरेंस अवेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आप लोन इस तरह से ले सकते हैं, गवर्नमेंट की मुद्रा हो गई, स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई, देयर आर सो मेनी स्कीम्स जो आप अवेल कर सकते हो, तो फाइनेंशियल सर्विसेज उनको दो। सो दिस हमने बॉडी में हमारे तीनों एस्पेक्ट एड्रेस कर दिया, और ये अच्छा खासा आंसर बनेगा आपका, काफ़ी बड़ा। एंड देन लास्ट में सब कुछ बता दिया है, तो बस एक पॉजिटिव नोट पे समराइज करके फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे दो, दैट्स ऑल। ओके, सो यार दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन। नाउ अपने डेली वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो आज मेरा टारगेट था ये चीज़ें, एंड देन देखते हैं मेरा क्या क्या हुआ, क्या क्या रह गया, हाउ वाज माई डे। सबसे पहले आई डिड क्वांट, ठीक है। क्वांट में यार अभी भी दिक्कत आ रही है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट अभी भी दिक्कत आ रही है, आई नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मॉक नहीं देने मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है, बट मुझे मॉक्स ही देने हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट ईएसआई का भी मैंने किया, मैंने ईएसआई का आज पढ़ा था ना, तो मैंने आप लोग को भी पढ़ाया। एंड देन डिस्क्रिप्टिव, आई डिड इट फाइनली मैंने डिस्क्रिप्टिव कर लिया आज। मैंने ये ईएसआई का भी मैंने पढ़ा था, मैंने उसी का आंसर लिखा, मुझे टाइम काफ़ी लगा। हाँ, दिस इज़ द कंसर्न, अभी वो कंसर्न्स में एड्रेस करेंगे। एंड देन फाइनेंस, ये नहीं हो पाया आज, बिकॉज मेरी एक फ्रेंड आ गई थी मुझसे मिलने घर पे, तो उस वजह से आई हैड टू गिव हर टाइम, आई कुड नॉट डिनाई इट, तो आई जस्ट कुड नॉट, तो ये रह गया आज। बात देखिए आज दिक्कत क्या क्या आई, इश्यूज़। देखो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में तो मुझे आधे घंटे लग गए एक आंसर लिखने में, 600 वर्ड का, यानी कि 15 मार्क्स का। इट टुक मी 30 मिनट्स, और वहाँ पर मुझे
मैक्सिमम 15 मिनट में लिखना है, तो मुझे जस्ट लाइक हाफ करना है अपना टाइम। इट इज़ लाइक बहुत दिक्कत है अभी, तो मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है उस पर काफ़ी ज़्यादा। देन नेक्स्ट इशू क्या आया था, इट्स क्वांट्स। क्वांट्स में क्या हो रहा है कि आई गिव वन मॉक, देन उसके बाद वो मॉक में मतलब बहुत ज़्यादा पूरा 30 मिनट्स एकदम अच्छे से दिमाग लगाना होता है। एंड देन उसके बाद मैंने 2 वीडियोस देखे। मैंने फिर मॉक देने के बाद तो आपको पूरा सॉल्व करना होता है, ऐसे नहीं है बस मॉक दे दिया छोड़ दिया। देन जो क्वेश्चंस नहीं हुए, जो गलत हुए, उनको सॉल्व करना होता है। तो वो किया, फिर मैंने 2 वीडियोस देखे। एंड देन फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जॉशन हो गया था, मेरा दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा था, सैचुरेशन पहुंच गया था एकदम। सो मैंने छोड़ दिया। तो इसको मुझे अभी बढ़ाना है, इसकी सैचुरेशन की दिक्कत आ गई थी। या दैट्स ऑल जो आज हुआ। बाकी टुडे वॉज अ गुड डे, मतलब मैंने मैक्सिमम अपना काम किया एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। अब कल का देखते हैं, टुमारो इज 18। लेट्स सी। ना, कल करना क्या है, सबसे पहले तो कल मुझे डांस करना है, प्रैक्टिस। देन नेक्स्ट फाइनेंस का फॉर्डर बनाना है, मेरा उस पर भी काम चल रहा है। सो लाइक मैं अच्छे खासे 30-40 क्वेश्चन का फॉर्डर बनाऊंगी जिसमें मेरे सारे टॉपिक कवर हो जाए। देन मुझे तीसरा क्या करना है, कल मैं कर लेती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी प्रैक्टिस, एंड फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट रिवाइज करते हैं। एक और चीज़ है कि मैं करंट अफेयर्स कब से करूँगी। सो मैंने ये सोच रखा है कि मैं करंट अफेयर्स मार्च से स्टार्ट करूँगी, एंड मार्च से ही मैं कवर करूँगी, मार्च से टिल एग्ज़ाम। मैंने बताया था कि मैं कैसे करूँगी, तो मैं लाइक बेसिक मार्च से उसके आगे पीछे देखेंगी कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हर सेगमेंट का मैंने अलग अलग सोचा है। सो मेरे पास एडुटैप का कोर्स है, तो उसमें करंट अफेयर्स के मतलब बाई मंथली पीडीएफ्स अपलोड होते हैं। तो मार्च का पीडीएफ उनका 20 मार्च के बाद अपलोड होगा। सो मैं तब उससे कवर करूँगी, तब मैं स्टार्ट करूँगी, मतलब 20 से मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।